नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है सभी का संस्कृत नमय संस्कृताय चैनल पर। संधि पढ़ने के क्रम में हमने हल संधि शुरू कर रखी है। हल संधि हम पढ़ रहे हैं, तो हल संधि में हमने कुछ सूत्रों को जान लिया है, कुछ सूत्र हम आज जानेंगे। हल संधि में क्या है, व्यंजन का व्यंजन से मेल या फिर व्यंजन का स्वर से मेल व्यंजन संधि कहलाता है, अर्थात हल संधि कहलाता है। आइए हम कुछ सूत्रों को जानते हैं। सूत्र एक है झयो हो अन्यत्र श्याम। इस सूत्र को हम डिफाइन करें तो झय है परस्य, हस्य व पूर्व सवर्ण है। अर्थात मैंने आपको थोड़ा सा इजी हो जाए इसलिए यहाँ पर इसका थोड़ा सा सारांश लिख दिया है हिंदी में, ठीक है। तो आप इसको भी समझ लें। जैसे इन्होंने कहा है झय परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण है। अब झय है हो अन्यत्र श्याम। अन्यत्र श्याम का मीनिंग क्या है यहाँ पर, वा अर्थात क्या, विकल्प से। वा अर्थात क्या, विकल्प से, ठीक है। तो झय विकल्प से होगा, क्या होगा, पूर्व सवर्ण होगा। किसका, अब देखिए, झय प्रत्याहार हो पहले पूर्व में और पर में क्या हो, हकार हो, ठीक है। पूर्व में झय प्रत्याहार का कोई वर्ण हो और पर में क्या हो, हकार हो, तो पूर्व सवर्ण हो जाएगा। पूर्व सवर्ण हो जाएगा किसका, ह का। और किससे होगा, विकल्प से होगा, ठीक है, विकल्प से होगा। यह हमने एक सूत्र पढ़ा था, झलाम जशो अंत्य सूत्र, उसकी अनुवृत्ति यहाँ पर ली गई है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कहा है विकल्प से होगा। अब नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ है। अर्थात हमें यह पता है कि सवर्ण क्या होते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान आपस में मेल खाता है, उच्चारण स्थान समान होता है और उनका यत्न भी समान होना चाहिए, ठीक है। उनका जो बोलने का यत्न हमारा लग रहा है वह भी उसका समान होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें देखना है ह वर्ण का सवर्णी क्या है। ह वर्ण का सवर्णी क्या होगा, यहाँ पर ह वर्ण का सवर्णी हमें पता करने के लिए अब देखिए यहाँ कुछ सारांश मैंने लिखा है, वो पढ़ते हैं हम। झय प्रत्याहार के हकार परे होने पर विकल्प से हकार पूर्व सवर्ण हो जाता है, ठीक है। यह सवर्ण किसके आधार पर होता है, यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह सवर्ण नाद घोष संवार व महाप्राण के आधार पर होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आप ध्यान रखें, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है कि आंतरिक प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न, प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक प्रयत्न होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है, और बाह्य होते हैं 11 प्रकार के। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नाद घोष संवार और महाप्राण, क्योंकि इन्हीं के आधार पर यहाँ पर क्या होगा, सवर्ण होगा। अब देखिए ह का सवर्ण हमें ढूंढना है। ह का सवर्ण क्या होगा, हल वर्ग का चौथा वर्ण। हल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनमें वर्ग का जो चौथा वर्ण होगा वह हल का क्या होगा, ह का क्या होगा, सवर्णी होगा। अब देखिए हल चौथा वर्ण कौन सा होगा, चौथा वर्ण हम यहाँ पर लिख दें तो होगा क, ख, ग, घ और ह, ठीक है, ये होंगे। अब यहाँ पर चौथा वर्ण क्या है, घ है, घ का सवर्णी ह, ह का सवर्णी घ होगा, ठीक है। इतना आप जान गए। अब हम उदाहरण के माध्यम से जानते हैं। हमने उदाहरण लिया है वाक्धन हरि। हमने एक सूत्र पढ़ा था, हमने कहा है कि यहाँ पर अनुवृत्ति कौन से सूत्र के लिए, झलाम जशो अंत्य सूत्र के लिए है। तो हमें पहले इस उदाहरण को झलाम जशो अंत्य सूत्र से सिद्ध करना पड़ेगा। अब इसको सिद्ध कैसे करेंगे,
हमने जलाम जशो अंत्य सूत्र में क्या था, कहा था जल के स्थान पर क्या हो जाता है, जश हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जल के स्थान पर जश हो जाना मतलब पूर्व में जल है, जल के स्थान पर जश हो जाएगा तो वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है, तीसरा वर्ण आ जाता है, क ख ग। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा, वाघहरी। ठीक है, ये बनेगा, क्या बनेगा, वाघहरी बन जाएगा, क्योंकि वर्ग का तृतीय वर्ण यहाँ पर आ गया, वाघहरी बन गया। अब ये तो है हमारा झलाम जशो अंत्य सूत्र से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें झयो हो अन्यत्र श्याम सूत्र से यहाँ पर इस उदाहरण को सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, ये होगा विकल्प से, ये तो पक्ष में है। ठीक है, ये तो पक्ष में है, लेकिन यहाँ पर होगा विकल्प से, विकल्प से होगा झयो हो अन्यत्र श्याम सूत्र से। हम इसको करेंगे, ग की जगह क्या करना है हमें, ग की जगह हमें करना है ह का सवर्णी। ठीक है, ग की जगह हमें ह का सवर्णी करना है। हमने यहाँ ह का सवर्णी पता कर लिया है, क्या है, घ है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस सूत्र से हमारा बन जाएगा। हमने झलाम जशो अंत्य से यह कर दिया, अब इससे बन जाएगा यहाँ पर वाघहरी। ठीक है, इस सूत्र से क्या बन जाएगा, वाघहरी। क्लियर। तो यह सूत्र इसी प्रकार से उदाहरण को सिद्ध करेगा। हम एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि झयो हो अन्यत्र श्याम, यह सूत्र अगर इसको डिफाइन करें तो झय परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण है, अर्थात झय प्रत्याहार के हकार परे होने पर विकल्प से हकार पूर्व सवर्ण हो जाता है। और यह सवर्ण किसके आधार पर होता है, नाद, घोष, संवार और महाप्राण के आधार पर। ठीक है, हमने प्रयत्न को आंतरिक प्रयत्न को 4 प्रकार का बताया है और बाह्य प्रयत्न को 11 प्रकार का बताया है। हल वर्ग का जो चौथा वर्ण होगा वह क्या होगा, ह का सवर्णी होगा। तो वाघहरी बना झलाम जशो अंत्य सूत्र से। हमें विकल्प से करना है झयो हो अन्यत्र श्याम से, तो यहाँ पर ह का सवर्णी आ जाएगा घ, वाघहरी, यह हमारा शब्द बनेगा। ठीक है, वाघहरी यहाँ पर शब्द हमारा बन जाएगा। क्लियर। अगला सूत्र देखते हैं, शेष छो अटी 8वें अध्याय के चौथे पाद का 63वां सूत्र है अष्टाध्यायी ग्रंथ से। इसको हम अलग करें तो शह, छह और अटी, शह, छह और अटी। शह में षष्ठी विभक्ति है, छह में प्रथमा है और अटी में है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था षष्ठी योगे, यहाँ पर षष्ठी योगे अर्थात षष्ठी के स्थान पर हो जाएगा। ठीक है, षष्ठी के स्थान पर क्या होगा, षष्ठी के स्थान पर हमेशा प्रथमा होती है। ठीक है, षष्ठी के स्थान पर हमेशा प्रथमा होती है, तो श के स्थान पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। और अटी परे होने पर, अटी प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ से लेकर ह या वर तक, ट तक जो होगा वो अटी में यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी पिछले सूत्र की अनुवृत्ति यहाँ पर ली गई है। यहाँ पर कहा गया है जय की जगह पर छ हो जाएगा अटी परे होने पर। ठीक है, यह सूत्र यह कहता है। तो जय में आप देख सकते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। जय प्रत्याहार में अनुनासिक वर्णों को छोड़कर सभी वर्गीय व्यंजन जय के अंतर्गत आ जाते हैं। अनुनासिक वर्ण कौन से होते हैं, यम, गण, न, ये होते हैं अनुनासिक। ठीक है, बाकी जो हमारे बच जाते हैं ये टोटल 20 होते हैं।
ठीक है। टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं। झ से लेकर क प य तक, यह तो नहीं आएगा इसमें, इत संज्ञा हो जाती है उसकी। तो झ से लेकर प तक जितने भी यहाँ पर वर्ण होते हैं वो झ के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। और अनुनासिक वर्णों को इसमें छोड़ देना है। अब इस सूत्र के माध्यम से हमने क्या जानना है कि इसमें एक और चीज़ कही है, छत्वम इति, छत्वम इति, छ हो जाएगा इस प्रकार से। वाच्यम, वाच्यम का अर्थ होता है कहना चाहिए, वाच्यम का अर्थ होता है कहना चाहिए। यह एक वार्तिक है। वार्तिक कब होता है? विकल्प से होता है, ठीक है। तो यहाँ हमने पहले एक सूत्र पढ़ा था, स्तोष चूना चूह। इस सूत्र के माध्यम से, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं, तो इस सूत्र को आप लेके इस उदाहरण को सिद्ध करके अपने आप से देखेंगे। ये आपका होमवर्क है, समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिद्ध नहीं करूँगी स्तोष चूना चू से। यहाँ पर इसकी सिद्धि तत्शिव में होनी है, इतना ही मैं बताऊँगी। तत्शिव में होनी है, आप इसको खुद से सिद्ध करें। उसके बाद खरीच सूत्र भी हम पढ़ चुके हैं, उसके अनुसार अगर इसको सिद्ध करें तो तदशिव बनता है। इसको भी आप खुद से सिद्ध करेंगे, तदशिव बनता है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर पढ़ना है षष्ठो अटि सूत्र। इससे हमें इस उदाहरण को सिद्ध करना है, इस उदाहरण को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इस उदाहरण को सिद्ध करने के बाद यहाँ पर तच्छिव आ जाता है, क्योंकि हमने कहा है कि श के स्थान पर छ आ जाता है अटे परे होने पर। क्लियर? अ से लेकर ट तक जितने भी वर्ण आते हैं वो अट में आते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने स्तोष चुना चू से, यहाँ पर च आ गया, श की जगह विकल्प से होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये क्या होगा? छ विकल्प से होगा। तो विकल्प से श को छ हो गया। अटे में कौन कौन से आते हैं? आप देखिए शिव में क्या क्या आ जाते हैं? शिव में आ जाते हैं श को छोड़ के ई, व और अह, ये तीनों अटि प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। अट प्रत्याहार के अंतर्गत ये तीनों आ जाते हैं। क्लियर? तो अब देखिए श की जगह हमारा क्या आ गया? छ आ गया। छ आ गया। और तच किससे बना? स्तोष चूना चू से बना तच। तो यहाँ पर हो जाएगा षष्ठो अटि सूत्र से आ जाएगा यहाँ पर तच्छिव। तच्छिव है, ये हमारा उदाहरण यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तच्छिव है। अब एक और ऐसा ही सेम उदाहरण है तच्छलोकेन। ये भी सेम ऐसे ही सिद्ध होगा कि स्तोष चूना चू से पहले तच आ जाता है यहाँ पर, तच श्लोकेन। इसको हम विच्छेद करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। फिर श की जगह हमें क्या लिखना है? छ लिखना है। यहाँ पर च की जगह च ही रहेगा, ये तो तच, ठीक है। फिर लोकेन, तच लोकेन, ये हमारा उदाहरण सिद्ध हो जाएगा षष्ठो अटि सूत्र से। क्लियर? तो षष्ठो अटि सूत्र हमारा यही कहता है कि शह के स्थान पर छ हो जाएगा अटि परे होने पर, ठीक है। इसके ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, इनको आप सिद्ध करके देखें। क्लियर? उससे अगला सूत्र हम देख लेते हैं, मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार सूत्र क्या कहता है? इसको हम अलग करें तो मह अनुस्वार है। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 23वां सूत्र है, अष्टाध्यायी ग्रंथ से। मह अनुस्वार है। मह या मत्स्य भी लिख सकते हैं, षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, ठीक है। अनुस्वार में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा है।
अनुस्वार में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। तो हमने कहा था षष्ठी योगे, मह के स्थान पर, षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। इसकी यह वृत्ति है, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारो हलि। अर्थात इसको हम इसका सारांश देखें तो पद के अंत में अंतस्य पदस्य, पद के अंत में क्या हो? म हो। क्या हो? म हो। तो म को क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। कब हो जाता है? हल परे होने पर। क्लियर? ओके, पद के, यहाँ पर पद होना चाहिए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, पद होना चाहिए। पद के अंत में म को अनुस्वार हो जाता है हल परे होने पर। अनुस्वार का सबको पता है, अनुस्वार ये होता है, अनुस्वार ये, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इसको उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है हरिम वंदे। हरिम वंदे, ये तो हमने सिद्ध किया हुआ है। इसको अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं हम हरिम वंदे, ये लिख देते हैं। इनकी कंडीशन क्या है कि पद के अंत में, ये पद है हमारा, हरि पद है, रूप चलते हैं इसके हरि के, तो हरि पद है। पद के अंत में क्या होना चाहिए? म होना चाहिए, और उसके बाद क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। वह हल है, अर्थात व्यंजन है। ठीक है, तो म के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ये अनुस्वार हमने लगाया हुआ है, म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। ये इस सूत्र ने कहा है, तो इसको हम सिद्ध करेंगे तो म के स्थान पर यहाँ पर क्या लग जाएगा? हरिम वंदे, हरि की वंदना करता हूँ। ये हरिम में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय विभक्ति है हरिम में। ठीक है, हरिम में क्या है? द्वितीय विभक्ति है। सेम इसी प्रकार से गृहम गच्छामि, गृहम गच्छामि में भी म की जगह हमारा क्या आ जाएगा? अनुस्वार आ जाएगा, गृहम गच्छामि, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अंत में म है और पर में क्या है हमारा? हल है। एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर हल होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा हल हो तो। ठीक है, हल हो तो। यहाँ पर स्वर नहीं होना चाहिए, अच नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लिख सकते हैं अच नहीं होना चाहिए। क्लियर? अगला सूत्र देखते हैं, नश्च पदान्तस्य झलि। 8वें अध्याय के तीसरे पाद का 24वां सूत्र है। यह अष्टाध्यायी ग्रंथ से। इस सूत्र को हम डिफाइन करें तो नश्य मश्य च अपदान्तस्य झल्य अनुस्वार है। अर्थात नश्य न, मश्य म, च भी, च का अर्थ क्या होता है? भी। ठीक है, अपदान्तस्य, अपदांत का झल्य अनुस्वार है। यह सूत्र क्या कहता है? ऊपर वाले सूत्र को हमने जाना कि मो अनुस्वार है। मो अनुस्वार में क्या कहा था कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, ऊपर वाला सूत्र क्या कहता था कि म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। और इसकी एक और कंडीशन क्या थी कि परे में क्या होना चाहिए? हल होना चाहिए। ठीक है, म के स्थान पर होगा और परे में हल होगा। ठीक है, लेकिन ये वाला सूत्र कहता है नश्च पदान्तस्य झलि। ये कहता है कि नश्य मश्य च, न और म दोनों में होना चाहिए।
ठीक है। न और मैं दोनों में यह अनुस्वार करता है, लेकिन इसने अपनी शर्त क्या रखी है, कंडीशन क्या रखी है कि अपदांत होना चाहिए। ऊपर वाले सूत्र ने कंडीशन रखी थी कि पदांत होना चाहिए, पद होना चाहिए, लेकिन ये कहता है कि अपदांत होना चाहिए। ठीक है, जब यहाँ पर अनुस्वार होगा, और ये सूत्र न और म दोनों को करता है। ठीक है, न और म दोनों को ही यह अनुस्वार करता है। तो लेकिन अपदांत होने पर, अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से सिद्ध करें तो इन्होंने एक उदाहरण दिया यशांसी, यहाँ पर देख लेते हैं। यशांसी, ये तो हमारा सिद्ध किया हुआ उदाहरण है। ठीक है, इसको हम अलग करें तो यशान सी ये बनेगा। ठीक है, यशान सी, यहाँ पर ना है। ठीक है, न है यहाँ पर, और यहाँ पर न है, न के बाद सी। ठीक है, तो यहाँ पर यशान क्या है, अपदांत है। यशान क्या है, अपदांत है, और अंत में क्या है, न है, तो न की जगह इन्होंने यहाँ पर अनुस्वार कर दिया। ठीक है, न की जगह यहाँ पर इन्होंने अनुस्वार कर दिया, हमारे यह बन गया यशांसी, ये बन गया यशांसी। ठीक है, एक और यहाँ पे उदाहरण है आक्रमशते। यह इसको हम करें तो यह बनेगा आक्रमशते। यह क्या है, मो अनुस्वार से करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा आक्रमशते। ठीक है, आक्रमशते, तो यह न और म दोनों को ही करता है, तो यह हमारा उदाहरण सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर इन्होंने यही कहा है, यह सूत्र न और म दोनों को अनुस्वार करता है, लेकिन अपदांत होने पर। ठीक है, अपदांत होने पर। तो इस प्रकार से हमने इन आज 4 सूत्रों को सिद्ध किया है। ठीक है, तो इन चारों सूत्रों को आप अच्छे से रिवीजन करें, कुछ और उदाहरण लेके उन उदाहरणों को इन सूत्रों के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में हम कुछ और सूत्रों को लेकर आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।